हेलो फ्रेंड, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने ही चैनल शिक्षाओं पे। तो प्यारे बाबू, आज की इस क्लास में हम लोग क्लास 10 के साइंस का एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन पेपर लेके आ चुके हैं। तो जितने भी विद्यार्थी इस बार फाइनल मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाले हैं, अगर आप ये साइंस के महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का ये क्वेश्चन पेपर को पढ़ लेते हैं तो काफ़ी सारे प्रश्न आपके एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। इनमें से बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं जो आपके बोर्ड एग्जाम में 100% देखने को मिलेगा। तो प्यारे बच्चों, इसलिए क्वेश्चन पेपर को आप शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिए। जो विद्यार्थी इस वीडियो को लाइक नहीं किए तो फटाफट से वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर जो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बगल में नोटिफिकेशन बेल आइकन आएगा, इसे प्रेस करके ऑल पर जरूर सेलेक्ट कर लीजिएगा ना प्यारे बच्चों। तो चलिए बाबू, देखते हैं यहाँ पे आज के पहले नंबर प्रश्न से। देखिएगा यहाँ पे आज का फर्स्ट प्रश्न आपको बताना है कि दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते, यानी कि किसमें जो है बच्चों दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते। तो मछली में दोहरा परिसंचरण तंत्र नहीं पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ध्यान से देखिएगा एक एक क्वेश्चन को। यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करती है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है पर बच्चों। तो यकृत यानी कि लीवर से प्रवेश करती है। यहाँ पे सी वाला ऑप्शन बिल्कुल ही सही जवाब हो जाएगा। अब देखते हैं यहाँ पे अगला प्रश्न आपको बताना है कि ग्लूकोज का पुनर्शोषण कहाँ होता है पर बच्चों। तो ग्लूकोज का पुनर्शोषण जो है पर बच्चों कहाँ पे होता है, तो पीसीटी में होता है। यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे देखिएगा अगला प्रश्न आपको क्या बताना है। देखिएगा कि विभिन्न क्रियाओं के फलस्वरूप बने हानिकारक पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने के तंत्र को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो उत्सर्जन तंत्र कहते हैं, जो कि यहाँ पे सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि ये जो मेरुरज्जु के आघात को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों, तो मेरुरज्जु के आघात को लकवा कहते यानी कि पैरालिसिस कहते, जो कि यहाँ पे डी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना, देखिएगा ध्यान से, कि मनुष्य के शरीर की जो सबसे बड़ी ग्रंथि होती है पर जो लीवर ग्रंथि होती है, जो कि यहाँ पे बी ऑप्शन में दिया हुआ, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि पादप हार्मोन कहलाते हैं। तो जितने भी पादप हार्मोन है ना, ये सभी क्या कहलाते हैं, तो फाइटो हार्मोन कहलाते, जो कि ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है, बी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन का उदाहरण है। तो पत्तियों के द्वारा जो कायिक प्रवर्धन होता है ना बच्चों, पत्ती के द्वारा, तो वो किसका उदाहरण है, तो ब्रायोफाइलम का उदाहरण है, जो कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि ब्यूटेन के कितने समायवी संभव है बच्चों। ब्यूटेन के 2 समायवी संभव है। ऑप्शन नंबर ए जो है बच्चों इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आपको देखिएगा यहाँ पे आपको क्या बताना है बच्चों, ध्यान से देखिएगा। 10वां नंबर प्रश्न को आपको बताना है बच्चों, अच्छी तरीके से एक एक क्वेश्चन को पढ़ते हुए जाना है। जो क्वेश्चन याद नहीं है तो उस क्वेश्चन को लिख लीजिए बच्चों। यहाँ पे आपको बताना है कि मीथेन के एक अणु का आकार होता है। मीथेन के अणु का आकार कैसा होता है बच्चों, किस आकार का होता है, तो यह समचतुष्फलकीय आकार का होता है, जो कि यहाँ पे सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि कार्बन यौगिक में कार्बन की संयोजकता कितनी होती है बच्चों। कार्बन जो यौगिक है उसमें कार्बन की वैलेंसी पूछा गया, तो कितनी होती है बच्चों, तो 4 होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बच्चों, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि निम्न में से कौन संतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो इनमें से अगर देखा जाए तो संतृप्त हाइड्रोकार्बन कौन है बच्चों, एल्केन है, जो कि यहाँ पे ए ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। सभी क्वेश्चंस को आप अच्छी तरीके से याद करते हुए चलिए फिर बच्चों। अब देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि इथिलीन का आयुपेशी नाम पूछा गया है ना। तो इसका आयुपेशी नाम क्या चीज़ होता है बच्चों, वही बताना है। तो देखिएगा, इथिलीन का आयुपेशी नाम पूछा गया है ना, तो इथिन होता है बच्चों, देख सकते हैं ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ, सी वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे क्या कह रहा है आपको बताना है कि मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक एक कमी क्या थी बच्चों, ना पूछा गया है। तो मेंडलीव के आवर्त सारणी की एक कमी क्या थी बच्चों, तो हाइड्रोजन को उचित स्थान नहीं देना। यहाँ पे देखिए बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब आइए बाबू, देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि अष्टक का नियम निम्नलिखित में से किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया ना, ये ना पूछा गया है। तो अष्टक का नियम किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया बच्चों, तो न्यूलैंड्स के द्वारा प्रतिपादित किया गया। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन यौगिक सबसे अधिक क्षारकीय यौगिक होगा। इनमें से अगर सबको पहचानिएगा ना बच्चों, ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है सोडियम डाइऑक्साइड, जो कि ये सबसे अधिक क्षारकीय यौगिक होगा। बी ऑप्शन इसका बिल्कुल ही सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बाबू, देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि किरणों के समूह को हम लोग क्या चीज कहते हैं बच्चों, तो प्रकाश पुंज या किरण पुंज कहते हैं, यानी कि ये दोनों कहते हैं बच्चों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में आपका दिया हुआ है,
प्रकाश पुंज ना कहेंगे, किरण के समूह को हम लोग काजिज कहते हैं बच्चों, प्रकाश पुंज। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब देखिए बाबू, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि प्रकाश की किरणें गमन करती है तो हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, आपको ये बताना है कि अवतल दर्पण किस प्रकार का दर्पण है बच्चों। तो ये अवतल दर्पण जो है ना बच्चों, किस प्रकार का दर्पण है ना, पूछा गया है। तो ये जो है ना बच्चों, अभिसारी तथा अपसारी दोनों दर्पण है, यानी कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, आपको ये बताना है कि कार की हेडलाइट में निम्नलिखित में से किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग किया जाता है। तो हेडलाइट पूछा गया है तो यहाँ पे अवतल दर्पण का प्रयोग किया जाता है ना। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि कार के यहाँ पे अगर पूछा जाएगा पार्श्व दर्पण, जिसको हम लोग क्या कहते हैं साइड मिरर, तो उत्तल दर्पण हो जाता है। अब देखते हैं बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि अवतल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है बच्चों, और ऋणात्मक होती है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में आपका दिया हुआ है। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी दर्पण से हमेशा वस्तु से छोटा प्रतिबिंब बनता है, किस दर्पण में ना पूछा गया है। तो उत्तल दर्पण हो जाएगा बच्चों, ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे आपको बताना है कि वायु में प्रकाश की चाल निर्वात की अपेक्षा कैसा होती है बच्चों। तो लगभग यहाँ पे देखा जाए तो अप्रोक्स क्या होती है बच्चों, समान ना होती है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होना चाहिए, आप हमें कमेंट सेक्शन में जाके जरूर कमेंट कीजिएगा। तो यहाँ पे देखिए बच्चों, लेस होती है, यानी कि कम होती है ना, समान नहीं बल्कि हल्का सा कम होती है। अब देखिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे आपको ये बताना है कि प्रकाश द्वारा प्रदर्शित कौन सी घटना तारों की टिमटिमाने में प्रदर्शित होती है। तो प्रकाश का अपवर्तन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, क्योंकि अम्ल जल में क्या होती है बच्चों, आयनित होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए पहले जो देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में कौन गंधीय सूचक नहीं है। तो इनमें से गंधीय सूचक जो है ना जो शकरकंद नहीं है, यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है। तो मैथोनोइक अम्ल पाया जाता है बच्चों। यहाँ पे सभी क्वेश्चन हम आपको जल्दीबाजी फटाफट से पढ़ाते हुए चलेंगे, सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिए। यहाँ पे देखिए आपको बताना है कि निम्नलिखित में से किसको जल में डुबो कर रखते हैं बच्चों। तो श्वेत फॉस्फोरस या लाल फॉस्फोरस। तो बच्चों किसको जो है ना जल में डुबो कर रखा जाता है ना, तो किसको जल में डुबो कर रखा जाता है, ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट बच्चों। तो व्हाइट फॉस्फोरस को जल में डुबो कर रखा जाता है। देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन कि अयस्क में अशुद्धि के रूप में उपस्थित पदार्थ क्या कहलाते हैं। तो अधात्री यानी कि गैंग कहलाते पर ऑप्शन और भी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से किस धातु को चाकू से आसानी से काटा जा सकता है। तो सोडियम को हम लोग चाकू से इजीली काट सकते हैं बच्चों, ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए बच्चों, अगला प्रश्न आपको ये बताना है कि सोने में कौन सी धातु मिलाकर मिश्र धातु तैयार किए जाते हैं। तो कॉपर मिला करके जो है बच्चों मिश्र धातु क्या किया जाता है, तैयार किया जाता है। प्यारे बच्चों, आपको ये बताना है कि सिलिकॉन है एक प्रकार का क्या होते हैं बच्चों, तो ये क्या होते हैं, उपधातु होते हैं, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी में आपका दिया हुआ है। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि हवा में स्वतंत्र रूप से लटका हुआ क्षैतिज चुंबक हमेशा आराम की स्थिति में रहता है, क्योंकि यह जो है बच्चों उत्तर दक्षिण दिशा में होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना। अब चलिए बच्चों देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है, ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। आपको बताना है कि यदि एक विद्युत धारावी तार के समीप कंपास रखा जाए तो ये कंपास की सुई जो है ना बच्चों विक्षेपित हो जाएगी ना। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ये बताना है कि फैराडे ने बहुत से क्रांतिकारी खोज की, जिनमें शामिल है बच्चों विद्युत चुंबकीय प्रेरण और विद्युत अपघटन के नियम, यानी कि ये दोनों शामिल है, इसीलिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, यहाँ पे आपको बताना है कि विद्युत मोटर परिवर्तित करता है। तो यह जो है बच्चों यांत्रिक या फिर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तन करता है। तो विद्युत मोटर जो होता है बच्चों, ये क्या परिवर्तित करता है, तो यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में ना परिवर्तित करता है। तो 36 का अगर यहाँ पे देखा जाए बच्चों, 36 का राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। ठीक है, आप इसे अच्छी तरीके से याद रखिए, आपके एग्जाम के लिए ये भी प्रश्न बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है बाबू ना। यहाँ पे देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ चलते हैं। यहाँ पे बी ना होना चाहिए बच्चों, बी ये हो जाएगा, क्योंकि विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में परिवर्तित करता है ना विद्युत मोटर। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताना देखिएगा कि फ्लोमिंग के बाम हस्त नियम में बाएं हाथ की तर्जनी संकेत करती है। तो क्या संकेत करती है बच्चों, अगर तो बात किया जाए तो ये जो है ना चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को संकेत करती है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बताना है कि किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रभावित करने पर तार के ऊपर तथा नीचे किस प्रकार की चुंबकीय क्षेत्र पैदा होते हैं बच्चों।
तो देखिए यहाँ पे ऑपोजिट, यहाँ पे अगर विपरीत प्रकार के, समान प्रकार की, किसी प्रकार के नहीं, तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों ऑपोजिट टाइप की, यानी कि यहाँ पे विपरीत प्रकार के। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि जल विद्युत संयंत्र यानी कि जल विद्युत ऊर्जा किस प्रकार का ऊर्जा है बच्चों। तो यह जो है ना नवीकरणीय ऊर्जा है ना, यानी कि ये कभी भी समाप्त नहीं होगी। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे आपको बताना है कि कौन सी गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। तो CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस वैश्विक ऊष्मन के लिए उत्तरदायी होता है। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि मैग्नीशियम आवर्त सारणी के किस समूह का सदस्य है बच्चों। तो मैग्नीशियम जो आवर्त सारणी के जो है बच्चों ग्रुप दूसरा का सदस्य है, जो कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब आइए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको ये बताना है कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं ना, पूछा गया है। तो आवर्त सारणी में कितने आवर्त होते हैं बच्चों। तो आवर्तों की संख्या 7 होते हैं। अब देखिए बच्चों आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन जल संचयन की प्राचीन विधि नहीं है। तो इनमें से जल संचयन की प्राचीन विधि कौन सी नहीं है ना, पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बच्चों ऑप्शन नंबर, देखिएगा यहाँ पे अगर बात किया जाए तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा राइट आंसर होना चाहिए बच्चों। देखिए कट्टा है, कुल्हा है, डगवेल है, इडिश है। तो यहाँ पे देखिए बच्चों 45 यानी कि 43 का राइट आंसर ना पूछा गया है। तो 43 का हो जाएगा बच्चों। देखिएगा ऑप्शन नंबर, देखिएगा कौन किस में दिया हुआ है, आयरिश हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर हो जाएगा ना। अब आइए बाबू देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताना है कि टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य क्या था। तो टिहरी बांध निर्माण का उद्देश्य जो था ना बच्चों क्या था। तो देखिए बिजली उत्पादन था, भूमि सिंचाई था, जल आपूर्ति था, यानी कि ये सभी था। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। सभी क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा बच्चों। अब देखिए आपको ये बताना है कि अपशिष्ट प्रवर्धन की नई अवधारणा क्या है। तो अपशिष्ट प्रवर्धन की जो नई अवधारणा जो है ना बच्चों ये क्या है। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, RRR कहते हैं ना, RRR आपको तो पता होना चाहिए। रिसाइकिल, रीयूज और रिड्यूस, यानी कि ये सभी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा ना बच्चों 45 का। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अब देखिए यहाँ पे आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय संसाधन है। तो नवीकरणीय संसाधन यहाँ पे पूछा गया है ना। तो कोयला है बच्चों, और ये नवीकरणीय संसाधन है ना, नहीं कोयला अनवीकरणीय है, ठीक है। पेट्रोलियम नवीकरणीय बच्चों ना, पेट्रोलियम क्या है, नवीकरणीय, कभी भी नहीं, सॉरी बच्चों, पेट्रोलियम भी क्या है, अनवीकरणीय है। तो यहाँ पे नवीकरणीय पूछा गया तो 1 हो जाएगा नवीकरणीय, कभी भी समाप्त नहीं होगी। अब आइए बाबू देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। आपको बताएं कि निम्नलिखित में से कौन बायोगैस का मुख्य घटक है। तो बायोगैस के मुख्य घटक क्या होते हैं बच्चों, मीथेन होते हैं, यानी कि CH4 होते हैं, इसको याद रखिएगा। अब चलिए बच्चों देखते हैं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ पे ध्यान से देखिएगा क्या पूछा है कि आपको बताना है कि पेप्टिक अल्सर हो सकता है। तो बच्चों पेप्टिक अल्सर कब हो सकता है, जब आप भोजन क्या करते हैं, लंबे समय तक भूख रहते हैं ना, लंबे समय तक भूख रहने से क्या होता है बच्चों, पेप्टिक अल्सर हो जाता है। याद रखिएगा ये प्रश्न आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर हो जाएगा। तो पहले जो आप बताइए यहाँ पे 1 से लेकर 48 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो बताए हैं, 48 क्वेश्चन में से आपको पहले से कितना % का श्योर सटीक आंसर आता है, इसका जवाब आप हमें कमेंट सेक्शन में जाकर जरूर कमेंट कीजिए, ठीक है। इसका जवाब आप जरूर बताइएगा। और जो विद्यार्थी हमारे चैनल को शिक्षाओं को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। और वीडियो को जो विद्यार्थी लाइक वगैरह नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा ना। तो प्यारे बाबू फिर मिलेंगे अगले क्वेश्चन, अगले सब्जेक्ट का क्वेश्चन पेपर लेकर के। प्यारे बच्चों थैंक यू।